हेलो दोस्तों, वेलकम टू नित्या एग्जाम पॉइंटर। दोस्तों, सक्सेस स्टोरी की इस सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। और आज हम लोग आपको मिलवाने वाले हैं विक्रम जी से। विक्रम यादव जी, ये इनका पूरा नाम विक्रम चंद यादव है और आप रेलवे में इलाहाबाद जोन में सेलेक्टेड हैं, यानी कार्यरत हैं इस समय। ठीक है, और आप हमारे मित्र भी रह चुके हैं। हम लोगों ने साथ में ग्रेजुएशन किया हुआ था। 3 साल जब हम लोगों ने ग्रेजुएशन किया तो हम लोग साथ में पढ़ाई किए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी दोस्ती है। और अभी आप आए हुए थे घर पे, तो बातचीत हो रही थी फ़ोन से, तो ये हुआ कि इलाहाबाद जाते समय अगर आपसे मुलाकात हो सके, 10 मिनट आपका समय मिल सके, तो आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको थोड़ा कुछ एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी और थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इनसे रिक्वेस्ट की गई और आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले तो आपको सिलेक्शन के लिए मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस। धन्यवाद। अब सर से बात करते हैं सबसे पहले कि सर ने इनकी पहली खासियत बता दें हम आपको। आपने एसएससी सीएचएसएल 2-3 बार क्वालिफाई किया हुआ है। एसएससी सीजीएल 2016, 17, 18 और 19 हर बार एग्जाम देते हैं, हर बार मेंस क्लियर करते हैं। और 2016 सीजीएल में तो फाइनली सेलेक्टेड है। इनको केरल जोन में मिला था ऑडिटर के पद पे, इनको ज्वाइनिंग मिली हुई थी। बट क्या है कि 2015 में जो रेलवे एनटीपीसी का एक फॉर्म भरा गया था, 2016 में फिर उसके एग्जाम हुए, यानी कि सिलेक्शन होते होते जिस टाइम पे सीजीएल का फाइनल सिलेक्शन यानी ज्वाइनिंग लेटर आया, उसी टाइम पे रेलवे एनटीपीसी का भी ज्वाइनिंग लेटर आया, और जिसमें आपको इलाहाबाद जोन में ज्वाइनिंग मिली। तो इसलिए केरल जाने के लिए घर वालों ने भी थोड़ा सा रोका और आपने उसको ड्रॉप कर दिया, फिर रेलवे में ज्वाइन किया। ठीक है, तो आइए जानते हैं कैसी रही ग्रेजुएशन के बाद इनकी जर्नी, और क्या कैसे कैसे इन्होंने एसएससी के लिए प्रिपरेशन किया, कैसे रेलवे के लिए प्रिपरेशन किया, एक एक करके जानते हैं। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल जो हर बार जिसमें आप एकदम धड़ाधड़ क्वालिफाई हो जाते हैं, किस तरीके से आपने स्ट्रेटजी अपनाई, कैसे आपने प्रिपरेशन किया, कुछ बताएं ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग भी अपनी प्रिपरेशन को कुछ थोड़ा मॉडिफाई कर सकें ताकि उनका भी जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो। तो कुछ बताएं। नित्य एग्जाम पॉइंटर्स के दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं 2016 में एनटीपीसी क्लियर किया था। आप जैसे पूछे सीजीएल की तैयारी कैसे करें, क्या करें जिससे आपका एग्ज़ाम मेरा जैसा निकल रहा है जी, कैसे हो। सबसे बड़ी बात है कि आप इसके लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, कि मैं इस एग्ज़ाम को निकाल सकता हूँ। और उस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, क्रैक करने के लिए आप सबसे ज़रूरी है एक नियमित टाइम टेबल बनाएं और उसका अक्षरशः पालन करें जी। अगर आप उसमें बीच में थोड़ा सा भी गैप दे देते हैं तो जो आपका जो सक्सेसिव एक मोमेंटम बन जाता है, वो मोमेंटम ब्रेक हो जाता है और आप किसको फिर जहाँ से स्टार्टिंग किए थे, शुरुआत किए थे, आप फिर वहीं पहुँच जाते हैं। चाहे आप इंग्लिश सब्जेक्ट में ले लीजिए, अगर आप वोकैबुलरी 2-3 वर्ड पावर 2-3 दिन तैयार करते हैं, बीच में फिर आप गैप दे देंगे 1 दिन 2 दिन का, तो आपको फिर ऐसा महसूस होगा कि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, जो वर्ड मैं सीखा था या जो मैंने चीज़ें सीखी थी, वो आज मुझे फिर नहीं आ रही हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी है आप एक टाइम टेबल बनाएं, अक्षरशः उसका पालन करें, चाहे थोड़ा सा ही करें, 1 घंटे 2 घंटे जितना भी मौका मिले, जितना पढ़ें वो अक्षरशः नियमित तौर पर पढ़ें, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। बिल्कुल सर, एसएससी सीजीएल में या एसएससी सीएचएसएल में लोगों को, जैसे मैथ पे बात करें तो मैथ्स के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएं ये लोग कि अच्छा स्कोर कर सकें और उसमें अटेम्प्ट अच्छा रहे, एक्यूरेसी बढ़िया रहे, क्या करना चाहिए सबसे पहले? मैथ के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी है पूरा अपना सिलेबस पहले कवर करें जी। किसी भी कोई बुक हो या प्रॉपर सोर्स हो जिस पे आप विश्वास करके, कोई भी सोर्स हो किताब का, लेकिन आप पहले पूरा सिलेबस कवर करें। उसके बाद ऑफलाइन या ऑनलाइन जो है आप प्रैक्टिस लगातार करते रहें। बिल्कुल, देखिए वैसे तो आपके लिए ऑनलाइन, चूंकि एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन यानी कंप्यूटर पे टेस्ट देना आपके लिए, प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि उससे आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा और
आपकी प्रैक्टिस भी रहेगी। जैसे क्या होता है, फर्स्ट टाइम जब आप माउस पकड़े तो उसकी भी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो इसलिए वो सारी चीज़ें, सारी दिक्कतें आपको नहीं होने वाली हैं अगर आप कंप्यूटर पे टेस्ट दे रहे हैं तो, ठीक है। बिल्कुल, बहुत सारे व्यूअर्स होंगे हमारे, बहुत सारे लोग हैं, चूंकि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस भी लेते हैं तो उसमें भी पता चलता है बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत होती है इंग्लिश वाली। जो यूपी बोर्ड के हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनमें इंग्लिश को लेके बड़ा डर रहता है। तो उसके लिए क्या किया आपने? इंग्लिश के लिए सबसे बड़ी जरूरी है आप जो अपनी रीडिंग एबिलिटी जो है, ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए, अगर वह कोई पेपर का टुकड़ा उठा लीजिए, पेपर उठा लिए, एडिटोरियल हुआ, स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू करिए। पहले आपके अंदर उसके इंटरेस्ट नहीं आएगा, अगर पेपर उठाएंगे, पढ़ेंगे, एडिटोरियल देखेंगे तो आपको नीरस जैसा महसूस होगा। इसलिए जरूर आपकी रीडिंग एबिलिटी ज़बरदस्ती आप उसके साथ लड़ते रहिए। धीरे धीरे इससे क्या होगा, जो है आपको नए नए जो वर्ड मिलेंगे आपको, उससे आप फैमिलियर होते जाएंगे और उन वर्ड को आप डिक्शनरी से, या आपको आजकल तो इतने एप्लीकेशन है, आप वहाँ से ढूंढ के उसका अर्थ समझिए और लगातार आप न्यूज़पेपर एक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए डेली। और उसके बाद इंग्लिश बढ़ाने के लिए आप पूरा सिलेबस देखते हुए कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या अगर आप सीजीएल में देखेंगे तो आप 40% से ज़्यादा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं। उसमें क्लोज टेस्ट हो गए, आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया, PQRS हो गए। इसमें जब आपकी रीडिंग पैसेज हो गए तो आपकी अगर रीडिंग एबिलिटी होगी तो आप इसमें अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कोई ग्रामर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें आपको एरर हो सकते हैं, लेकिन ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आपका ज़बरदस्त होगा, अच्छा होगा, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से कम समय में जल्दी किए जा सकते हैं, जो कि आपको पढ़ के आपके एबिलिटी, पढ़ने के साथ ही आपको एबिलिटी मिलेगी कि आप इसको जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश के सबसे मस्ट है और आप इसको केवल पेपर के थ्रू, आप लगातार नियमित अभ्यास के थ्रू वर्ड पावर तैयार करते हुए आप इसे कर पाएंगे। बिल्कुल, यानी कि आप इंग्लिश, जिनको भी इम्प्रूवमेंट करना है इंग्लिश में, सबसे पहले आप क्या करिए, जो भी एग्जाम आपका टारगेट हो, चाहे आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एसएससी की, जिस भी एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है, उसके लिए सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए। सिलेबस में आपको मिलेगा वोकैबुलरी पार्ट मिलेगा और आपको ग्रामर पार्ट मिलेगा और एक रीडिंग कम्प्रिहेंशन पार्ट मिलेगा। तो आप क्या करिए, सबसे पहले ग्रामर वाले पार्ट को, उसमें तो रूल की जरूरत होती है, कॉन्सेप्ट को सीखिए, रूल को सीखिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, आप वहां अच्छा कर पाएंगे। वोकैबुलरी के लिए और रीडिंग कम्प्रिहेंशन के लिए मस्ट है, आपने बताया ही कि आप रीडिंग करिए, ठीक है। आपको कोई दिक्कत होगी शुरुआत में, आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आता तब भी आप पढ़ते रहिए। केवल पढ़ते रहने से ही ना आपकी स्पीड हो जाएगी पढ़ने की। तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में आप अगर बहुत जल्दी जल्दी रीडिंग करते हैं ना, तो भी आपके लिए फायदेमंद होगा। आप जल्दी से पैसेज को पढ़ ले जाएंगे। आजकल तो बहुत लेंदी पैसेज आ जाते हैं, PQRS में भी कई सेंटेंसेस जो होते हैं वो काफी लेंदी रहते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। और आज के एग्जाम में अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ टाइम का भी बहुत बड़ा खेल होता जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि आप रीडिंग भी करिए, उसमें जब आपको अच्छे वर्ड मिलते हैं जिनकी मीनिंग आपको नहीं आती तो उसको सर्च करिए, एक बार लिख लीजिए, दोबारा से वो वर्ड जब रिवाइज होगा, किसी भी न्यूज़पेपर की आप बात करेंगे तो वो आपके वर्ड्स जो हैं कुछ दिन में रिवाइज जरूर होंगे, क्योंकि घटनाएं से संबंधित होते हैं वो वर्ड्स, और घटनाएं तो रिवाइज होंगी ही होंगी, इसका मतलब वो वर्ड्स भी रिवाइज होंगे। तो आपको वो फिर रिकॉल हो जाएगा, तो आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी। तो आप ये आदत अपने अंदर डेवलप करिए, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हम विक्रम जी से कि रेलवे एनटीपीसी, जिसका कि एग्जाम अभी अब डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है, 28 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, जो कि मार्च के एंड तक चलेगा लगभग। और अभी यानी 28 तारीख से 10 दिन पहले आप अपना सिटी इंटीमेशन भी चेक कर पाएंगे, अगर सब कुछ टाइम से चलता है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है। अब डिले नहीं होगा, आपका एग्जाम ऑन टाइम ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो लगभग आपका 24-25 दिन बचा हुआ है। इस 24-25 दिन में आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। जितनी आपकी प्रिपरेशन हो गई है, अब केवल और केवल उसी को रिवाइज करने की कोशिश करें, प्रीवियस ईयर सॉल्व करें, चाहे वो मैथ्स हो आपका, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस या जनरल साइंस हो,
ठीक है, यानी कि आपके रेलवे एनटीपीसी में ये चीजें पूछी जाती हैं। तो अब एक एक करके मैथ्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, साइंस के लिए क्या करें आप, और जनरल नॉलेज के लिए क्या करें, आइए जानते हैं विक्रम जी से। सर मैथ्स के लिए, जो रेलवे का मैथ्स है, रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे होंगे हमारे व्यूअर्स, वो मैथ्स के लिए क्या करें कि उनका अच्छा स्कोर आ जाए? मैथ के लिए अगर आप पहले से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीजीएल जैसे वनडे एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें इसका मैथ कोई इतना बड़े लेवल का नहीं होता है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप रीजनिंग मैथ इसका बहुत बड़ी आराम से कर ले जाएंगे। यानी बैंकिंग और एसएससी की प्रिपरेशन करने वाले एस्पायरेंट के लिए रेलवे के एग्जाम के लिए कुछ एक्स्ट्रा मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आप एसएससी का मैथ जो पढ़ रहे हैं ना, वही सिलेबस आपका रहने वाला है, बल्कि क्वेश्चन का लेवल भी एसएससी के लेवल से थोड़ा डाउन ही रहेगा। हालांकि बहुत बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, इसलिए कंपटीशन तो रहेगा, लेकिन जो आप ये मान के चलिए एसएससी 10+2 लेवल का जो एग्जाम होता है, अधिकतम वही लेवल आपको देखने को मिल सकता है मैथ्स का। तो एक बार पहले आपने, जितने लोग इतने दिन से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप लोगों ने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। अब जरूरत इस बात की है कि आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए तो अब सर आपसे जानते हैं साइंस के विषय में, जनरल साइंस, क्योंकि यहाँ पे काफी वेटेज होता है। लगभग 30 to 35 क्वेश्चन साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से मिला के पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी एक काफी। साइंस के लिए आप कोई एक बुक प्रेफर कर सकते हैं, जैसे लूसेंट हो गई, या कोई ऐसा बुक हो जो केवल प्योर साइंस पे बेस्ड हो। कंपटीशन के लिए आप वो बुक प्रेफर करिए, लूसेंट ही ले लीजिए, जो जनरल साइंस आती है। उसके पीछे आप जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, आप उस ऑब्जेक्टिव को एक बार रिवाइज कर लीजिए। हमें नहीं लगता कि उसमें आपको 90% जो है साइंस से जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से आपको मिल जाएंगे। यानी आप कोई एक बुक, जो कि लूसेंट को सर ने बताया, यानी लूसेंट में हर चैप्टर दिया हुआ है, उसके विषय में कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, फैक्ट्स दिए हुए हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अगर आप उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन को पूरा एक बार रीड कर जाते हैं और एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जस्ट रीड करिए, याद करने के लिए टेंशन मत लीजिए, रीड करिए पूरा का पूरा, उसके बाद एक बार जस्ट रिवाइज कर लीजिए, तो भी आपको ज्यादातर क्वेश्चन वहां एग्जाम में मिल जाएंगे। यानी पढ़े पढ़ाए हुए क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना ज्यादा होगी। बहुत बढ़िया। चलिए, जनरल नॉलेज के लिए क्या करना चाहिए, चूंकि टाइम कम है और जनरल नॉलेज का जो एरिया है वो बहुत ब्रॉड है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे आप लोगों के पास अब 20 से 25 दिन का ही समय बचा है, तो आप इसमें कुछ नया करने का प्रयास न करें। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा लीजिए, कोई बुक हो, स्पीडी हो या कोई भी दूसरी बुक हो, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के जीएस और जीके और जनरल साइंस सभी उसमें इंक्लूड होंगे। आप उसे क्या करिए, अब रिवाइज कर लीजिए। एक बार कर सकते हैं या 2 बार कर सकते हैं, केवल रिवाइज कर लीजिए, उसे पढ़ लीजिए। उससे आपका 70% जो है क्लियर हो जाएगा जीएस और जीके पोर्शन। बहुत बढ़िया। यानी कि अगर आप अभी जो कम से कम टाइम में अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो 2 काम करिए। काम नंबर 1 कि पिछले 1 साल का आप करंट अफेयर रिवाइज कर लीजिए। क्यों करंट अफेयर रिवाइज करेंगे 1 साल का? क्योंकि यहाँ कई शिफ्ट में एग्जाम आपका होना है, तो फिर ज्यादा करंट अफेयर पूछे जाने की संभावना हो जाएगी। 2-2, 3-3 क्वेश्चन ही पूछेंगे, तब भी अगर लगभग आपका 3 मंथ्स एग्जाम चलता है तो वो 1 साल तक का कवर हो ही जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इसको आप खुद समझ सकते हैं। तो 1 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ते रहना है, रिवाइज करना है। बहुत सारे सोर्स हैं, कहीं से भी आपको मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पे भी, यानी नित्या एग्जाम पॉइंटर पे भी अवेलेबल होगा। ठीक है, और अभी भी फिर से कोशिश होगी कि एक बार जल्दी से आपको पूरे ईयर का करंट अफेयर रिवाइज करवा दिया जाए। और दूसरी बात कि आप प्रीवियस ईयर जो कि रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जितना ज्यादा वर्षों का हो सके उतने ज्यादा वर्षों के क्वेश्चन को आप क्या करिए, एक बार पढ़िए। अगर हो सकता है तो 2 बार पढ़ जाइए, बहुत अच्छी बात है। 25 दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इस 25 दिन में, 24 दिन में अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब कि ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, आपको विक्रम जी ने बताया कि आप रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में कैसे एक एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें और किस तरीके से अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कम समय में, ये बहुत अच्छी बात है।
सर कोई और मैसेज अगर आप व्यूअर्स को देना चाहते हो, या कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज हो आपकी, जैसे कि आप हर एग्जाम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें लगभग फाइनली पहुंच ही जाते हैं फाइनल तक, तो क्या सोर्स है आपका मोटिवेशन का? कितनी इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हैं आप? एक बार अगर आप पूरा नियमित तौर पे अगर टाइम टेबल बना के आप एक अपना बेस तैयार कर लेते हैं तो कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो आप वन डे एग्ज़ाम जो है क्लियर नहीं कर पाएंगे। सही बात है, आप नियमित तौर पे टाइम टेबल बनाते हुए एग्ज़ाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करिए। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो आप निकाल नहीं सकते। अपने अंदर डेडिकेशन के भाव से इस पढ़ाई शुरू करिए और आपका सभी एग्ज़ाम जो है सिलेबस को ध्यान में रखते तैयारी करिए। नहीं थोड़ा आज दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, कुछ दिन बाद दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दें। एक जो स्टार्ट करिए उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करिए और उसके बाद नियमित तौर पे उसे रिवाइज करिए। सर जैसे कि मैंने ये पूछा कि आपका हर एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है फटाफट से, बनाते हमारे व्यूअर्स में भी, हम लोग भी बनाते थे, बहुत सब लोग टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन वो टाइम टेबल उतना फॉलो नहीं हो पाता है। तो इतनी मतलब मोटिवेट रहने के लिए कि आप अपना एकदम टाइम टेबल फॉलो ही कर पाएँ, इसके लिए इतना मोटिवेशन कहाँ से लाते हैं आप? क्या सोर्स है आपका इतनी एनर्जी का? कोई ख़ास सोर्स तो नहीं है इसके पीछे, लेकिन जैसे कोई एग्ज़ाम या फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप किसी एम को ध्यान में रखते हुए करते हैं कि हाँ, अगर मैं ये क्लियर कर ले जाऊंगा तो मैं ये अचीव कर पाऊंगा और इससे मेरी ज़िंदगी में आगे क्या बदलाव होने वाला है। तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखिए, फॉर्म फिलअप करिए और उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करेंगे तो आप किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं, अपने अंदर से आपकी अग्नि पैदा होगी कि हाँ, मुझे ये अचीव करना है। यानी देखिए, यहाँ से जो मुझे समझ में आ रहा है, आप किसी दूसरे से कंपटीट मत करिए, आप खुद से कंपटीशन करिए। अगर आपको कोई एम प्राप्त करना है, कोई लक्ष्य आपने प्राप्त करना है, तो इसका मतलब आपने फॉर्म फिल कर दिया, यानी कि आप नौकरी चाहते हैं, यानी कि नौकरी पाने के लिए आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो आज आपकी कितनी क्षमता है वो पहले आप जानिए, फिर से आप पढ़ना शुरू करिए और अगले दिन आपकी क्षमता क्या होती है, यानी कि अपनी हर दिन की क्षमता उसके पीछे वाले दिन से कंपेयर करिए। सबसे बेस्ट सोर्स होगा आपको मोटिवेट करने का, जो कि विक्रम जी का है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया सर। तो अब आप लोग बचे हुए टाइम, जो कि बहुत कम है, 24-25 दिन है, तो इस बचे हुए टाइम में आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें और मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से ज़्यादातर लोग फाइनल सेलेक्ट होंगे इस आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आज की बात को, यानी आज की सक्सेस स्टोरी यहीं पे समाप्त की जाए। हाँ, एक बात और है कि हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट करेंगे। जो बचे हुए टाइम पे है, मैं आपको पर डे मैथ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाऊंगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ नए क्वेश्चन भी रहेंगे। और उसका मकसद ये होगा कि आपको क्वेश्चन करवाना नहीं है, आपको अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में उसको सॉल्व करवाना है, ताकि अगर आप वैसा क्वेश्चन मिल जाए तो अच्छे से सॉल्व कर पाए। जितने भी दिन बचे हुए हैं, मेरी कोशिश रहेगी पूरी कि मैं पर डे आपको एक सेट करवा सकूं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको जो साइंस है, साइंस का पूरा पढ़ाया जा चुका है सिलेबस आपको इस चैनल पे, और फिर भी मैं दोबारा से ये कोशिश करूंगा कि आपको कंप्लीट साइंस रिवाइज करवा सकूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपने उसका रिवीजन कर लिया तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे आपको क्लास से। तो आप साथ में पढ़ते रहिए, कोई एक बुक आप उसको जल्दी जल्दी रिवाइज करते रहिए, और पर डे हम लोग आधे घंटे 40 मिनट जो है इसको आप रिवाइज कर सकेंगे। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट रिवीजन करवाऊंगा। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। विक्रम जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दोस्तों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं दूसरी सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।